हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी मल्हार के पाठ 11 चेतक की वीरता के एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं और ये पाठ की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में कविता की व्याख्या के साथ का प्रश्न और खा प्रश्न को डिस्कस किया था। पार्ट 2 वीडियो को पंक्तियों पर चर्चा से शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो और बाकी के चैप्टर के प्रश्न उत्तर की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पंक्तियों पर चर्चा पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। का पर और खा पर इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। इन दोनों पंक्तियों को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझिए। अर्थ को समझने के बाद अपनी कक्षा में आपको जो भी समझ में आया है अपने विचार साझा करिए, शेयर करिए। इसके बाद अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहली पंक्ति है, निर्भीक गया वो ढालों में, सर पट दौड़ा करवालों में। पार्ट 1 में जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी बताए गए हैं। निर्भीक का अर्थ है निडर, बिना डरे। करवालों का मतलब है सैनिक या योद्धा। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चेतक इतना बहादुर है कि वो निर्भीक होकर, निडर होकर ढालों और तलवारों के बीच चला जाता है और सैनिकों और योद्धाओं के बीच सरपट दौड़ लगाता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। इन पंक्तियों के अर्थ में आप इस तरह से चर्चा कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक बिना किसी भय के युद्ध भूमि में ढालों के बीच दौड़ता है और तेजी से तलवारों और योद्धाओं के हमलों के बीच भी बिना रुके आगे बढ़ता है। यह चेतक के साहस, गति और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी निडरता को दर्शाता है। वह हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर के करता है। खा पर पंक्ति है, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। भाला एक तरह का अस्त्र होता है जिसमें ऊपर के हिस्से में इस तरह से एक नुकीली धातु लगी हुई होती है और विशंग का अर्थ है हथियार। है टापों से खन गया अंग, अंग मतलब शरीर के भाग और टाप मतलब होता है घोड़े के पैर। इस पंक्ति में युद्ध की और चेतक की तीव्रता को दर्शाया गया है। उसकी तीव्रता, उसके दौड़ने की तीव्रता इतनी तेज है कि युद्ध में दुश्मनों की भाले तलवार सभी गिर जाते हैं और चेतक के टापों से सैनिकों के अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में युद्ध की तीव्रता और चेतक की अजेय गति का चित्रण किया गया है। चेतक की बुद्धिमानी, वीरता और फुर्तीलेपन का शत्रु सेना पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि उसके भाले, तलवार तथा तरकश आदि धरे रह जाते थे। घोड़े के टापों के प्रहार से दुश्मन के अंग क्षत विक्षत हो जाते थे। तरकश का अर्थ होता है तीर रखने का पात्र या बक्सा। यहाँ पर तीर तरकश कर लीजिएगा। और क्षत विक्षत का अर्थ होता है बुरी तरह से घायल होना, लहू लुहान होना। अगला है, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तालिका में इधर पंक्तियां लिखी हुई हैं और यहाँ पर भावार्थ लिखे हुए हैं। इनके भावार्थ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखी हो या कविता के अर्थ को समझा हो। दी गई पंक्तियों को आपको पढ़ना है, इसके भावार्थ को समझना है और सही भावार्थ से इन्हें मैच करना है। इसके लिए आप इंटरनेट की, शब्दकोश की या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पहली पंक्ति है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इसका भावार्थ है, हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। दूसरी पंक्ति है, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इसका भावार्थ है, शत्रुओं के शीर्ष के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। तीसरी पंक्ति है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। इसका भावार्थ है, चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। 4 नंबर पर है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका भावार्थ है, वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। अंतिम पंक्ति है,
विकराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर घेर गया। इसका भावार्थ है शत्रु की सेना पर भयानक वज्र में बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। इस तरह से पहली पंक्ति को दूसरे भावार्थ से मिलाएंगे, दूसरी पंक्ति को तीसरे भावार्थ से मिलाएंगे, तीसरी पंक्ति को चौथे भावार्थ से मिलाएंगे, चौथी पंक्ति को पांचवें भावार्थ से मिलाएंगे और अंतिम पंक्ति को पहले भावार्थ से मिलाएंगे। अगला है शीर्षक। यहाँ पर आपको चेतक की वीरता कविता को एक नया नाम देना है। यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृत की एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? चेतक की वीरता इस कविता के लिए बिल्कुल सटीक और सही शीर्षक है, लेकिन फिर भी अगर इस कविता का कोई नया नाम देना हो तो आप इसका नाम दे सकते हैं महाराणा प्रताप और चेतक, वीर चेतक या बहादुर चेतक, या आपको जो भी उचित लगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ, यह कविता हल्दी घाटी काव्य कृत का एक अंश है। इसका शीर्षक चेतक की वीरता सटीक है क्योंकि इस अंश में चेतक के शौर्य, फुर्तीलेपन और समझदारी का वर्णन है। फिर भी यदि और शीर्षक देना है तो महाराणा प्रताप और चेतक, बहादुर चेतक इसे शीर्षक दे सकते हैं, या आपको जो भी उचित लगे। अगली हेडिंग है कविता की रचना। यहाँ पर लिखा हुआ है चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था। इसी तरह से आगे लिखा हुआ है राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। आगे है रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं, इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। यहाँ पर निराला और पाला तुकांत शब्द हैं, यहाँ पर कोड़ा और घोड़ा तुकांत शब्द हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्रायः कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। चलिए कविता में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है निराला और ये लिखा हुआ है पाला, ये दोनों तुकांत शब्द हैं। यहाँ पर कोड़ा और घोड़ा है, ये दोनों तुकांत शब्द हैं। इन पंक्तियों में देखिए यहाँ पर है उड़ और यहाँ पर है मुड़, ये दोनों तुकांत शब्द हैं। यहाँ पर देखिए चालो, भालो, ढालो और कर वालों, ये सभी तुकांत शब्द हैं। इसी तरह से इन पंक्तियों में यहीं, वहीं, ये दोनों तुकांत शब्द हैं। यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ये सभी तुकांत शब्द हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लहर, ठहर, गहर, ये तीनों तुकांत शब्द हैं। और निशंग, अंग, दंग, रंग, ये सभी तुकांत शब्द हैं। आप कविता को पढ़ करके देख लीजिएगा, हो सकता है और भी तुकांत शब्द मिल जाए। तुकांत शब्दों की सूची आप इस तरह से बनाएंगे जैसे निराला, पाला, चालो, भालो, यहाँ, वहाँ, कोड़ा, घोड़ा, ढालो, कर वालों, जहाँ, कहाँ, लहर, ठहर, दंग, रंग, यहीं, वहीं, निशंग, अंग, उड़, मुड़। इसके अतिरिक्त और भी तुकांत शब्द हैं जिन्हें आप कविता से देख लीजिएगा। अगली हेडिंग है शब्द के भीतर शब्द। चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। यह आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? यहाँ पर शब्द छिपे से मतलब है आसमान से कौन कौन से नए शब्द बन सकते हैं। जैसे आ और सा को मिलाएं तो आस बन जाएगा, स मा न इसको मिलाएं तो अगला शब्द बन जाएगा समान, माँ और ना को लें तो बन जाएगा मान। इसी तरह से सा और माँ को लें तो बन जाएगा सम, आ और ना को लें तो बन जाएगा आन, ना और सा को लें तो बन जाएगा नस। और भी शब्द बन सकते हैं। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। यहाँ पर मैंने 6 शब्द लिए हैं। आप कविता से कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे पहला है चौकड़ी, यहाँ से पहला शब्द बन जाएगा चौक, दूसरा बन जाएगा कड़ी, इस तरह से कड़ी। आप देख लीजिएगा इससे और शब्द बन रहे हों तो बना लीजिएगा। अगला है बादल, यहाँ पर बन जाएगा बाद पहला, दाला दल, बा और ला को लेंगे तो ये बन जाएगा बाल, और बा और दा को लें तो ये बाद बन चुका है, दा और बा को लें तो बन जाएगा दबा। अगला है मस्तक शब्द, इससे बन जाएगा मस्त पहला और दूसरा तक। और एक शब्द और बन सकता है का और माँ से कम। इसी तरह से दिखलाया से कई शब्द बन जाएंगे। पहला हो जाएगा दिख, दूसरा हो जाएगा लाया। यहाँ पर बड़े आ की ध्वनि निकल रही है इसलिए यहाँ पर आप आया भी बना सकते हैं। अगला है दी और बड़ाया दिया, और ला और खा लाख। करवाल से बन जाएगा पहले कारा कर
दूसरा रावा रव, तीसरा बड़ा आ की ध्वनि निकल रही है और ला आल, का और ला कल, बड़ा वा और रा वार। विकराल से शब्द बन जाएंगे का और बड़ा रा करा, बड़ा रा और ला राल, रा और ला लर, का और वी मिला करके कवि। इसी तरह से आपको कोई 5 शब्द लेना है और उनमें जो भी अक्षर हैं उनको मिला करके नए शब्द बनाने हैं। अब है पाठ से आगे। यहाँ पर पहली हेडिंग है आपकी बात। यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, जो तनिक हवा से बाग हिले, लेकर सवार उड़ जाता था। का पर लिखा हुआ है, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम में आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें। कविता से आपको इस तरह की पंक्तियां ढूंढना है और उस पर बातचीत करनी है। पहली है, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये पहली हो गई। दूसरी, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। ये दूसरी हो गई। तीसरी पंक्ति है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। और अंतिम है, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। अब इन पर आपको आपस में चर्चा करनी है। खा पर है, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। इस पर आपस में बात कीजिए। अगर आप समाचार देखते हो या सुनते हो या आपके घर में बातचीत होती हो, तो अभी वर्तमान समय में कई देशों में युद्ध चल रहा है, जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच, सीरिया और कई देशों के बीच। इन देशों की स्थिति बहुत ही भयावह है। जो लोग युद्ध की चपेट में आए हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। उनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। उनके पास कुछ खाने को नहीं है, रहने की जगह नहीं है। किसी के माँ बाप मर गए हैं तो किसी के बच्चे। इस तरह के युद्धों की स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह के युद्ध में दोनों देश की जनता बर्बाद होती है। किसी का कम नुकसान होता है तो किसी का ज़्यादा। युद्ध में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। युद्ध में जिन भी हथियारों का प्रयोग किया जाता है, उनकी गूंज बहुत दिनों तक रहती है। युद्ध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। देश का डेवलपमेंट, विकास रुक जाता है। इसलिए कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। आप आपस में चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ से रीड कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी युद्ध, चाहे वह वाक युद्ध हो या वाण युद्ध हो, परिणाम विनाश ही होता है। वाक युद्ध का मतलब है बातचीत से किया गया युद्ध, और वाण युद्ध का मतलब है हथियारों से किया गया युद्ध। इससे हानि केवल किसी एक पक्ष को ही नहीं उठानी पड़ती, अपितु दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है। हार हो या जीत हो, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा नुकसान अवश्य होता है। संबंधों में कड़वाहट आती है। समाज और देश को तोड़कर रख देता है। युद्ध समाज और देश को तोड़कर रख देता है। इसका फायदा नकारात्मक शक्तियों को मिलता है। विकास रुक जाता है। सामरिक युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार इतने विनाशकारी हैं कि उनका प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। अंत में आप कह सकते हैं कि मानव समाज के ताने बाने को बचाने के लिए समस्या को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगला है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जो बोलने में अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है, अश्व, घोड़ा। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी ना हो। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं जो समानार्थी हैं और कोई शब्द ऐसा है जो समानार्थी नहीं है। जो समानार्थी नहीं है उस पर आपको घेरा लगाना है। चलिए पहले नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हवा, अनल, पवन, बयार। तो यहाँ पर बयार, पवन और हवा ये समानार्थी शब्द हैं, लेकिन अनल का मतलब होता है आग। इस पर आप इस तरह से घेरा लगाएंगे, ये समानार्थी नहीं है। दूसरे नंबर पर है रण, तुरंग, युद्ध और समर। रण, युद्ध और समर समानार्थी हैं। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। इस पर आप इस तरह से घेरा बनाएंगे। तीसरे पर है आसमान, आकाश, गगन। ये तीनों समानार्थी हैं। नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाला, अर्थात कोई पक्षी। यहाँ पर नभचर पर इस तरह से गोला लगाएंगे। 4 पर है नद, नाद, सरिता और तटनी। ये सभी समानार्थी हैं। इनका मतलब होता है नदी और नाद का अर्थ है ध्वनि। 5 पर है करवाल, तलवार, असी और ढाल।
यहाँ पर ढाल समानार्थी नहीं है, बाकी सब समानार्थी हैं। पाठ के अंत में है आज की पहेली, बूझो तो जाने। यहाँ पर उत्तर मैंने पहले से लिख दिए हैं। पहली पहेली है 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। सही उत्तर है जलज। जलज का मतलब होता है कमल। यहाँ पर डालडा भी लिख सकते थे, लेकिन डालडा सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दिन में जगता। कमल दिन में खिलता है, रात में सोता, रात में ये बंद हो जाता है, यही मेरी पहचान। इसलिए यहाँ पर आप डालडा मत लिखेगा। दूसरी पहेली है एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। इसका उत्तर है पतंग। इसका उत्तर पतंग क्यों है? क्योंकि इसके पंख नहीं है फिर भी उड़ता है। इसके गले में आपने देखा होगा पतंग में डोरी बंधी होती है, धागा बंधा होता है, और ये आसमान तक, आसमान की छोर तक उड़ता हुआ दिखाई देता है। तीसरी पहेली है रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। रात में क्या होता है? अंधेरा होता है, दिन में रोशनी होती है, और दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं। आपने सुना होगा दिया तले अंधेरा, जब दिया जलता है तो उसके नीचे अंधेरा होता है। यहाँ पर पूछा गया है बोलो बोलो मैं हूँ कौन, तो ये है अंधेरा। अगली पहेली है मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। इसका सही उत्तर है गुलाब जामुन। यहाँ पे गुलाब और जामुन, गुलाब एक फूल है और जामुन एक फल है, और ये पूरा एक मिठाई है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है मुझ में समाया फल, जामुन, फूल, गुलाब और मिठाई, यानी ये पूरा शब्द गुलाब जामुन। अंतिम पहेली है सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। सही उत्तर है मानचित्र, जिसे इंग्लिश में आप मैप कहते हैं। मानचित्र में सड़क दिखाया जाता है, जंगल दिखाया जाता है, शहर दिखाया जाता है, समंदर दिखाया जाता है, लेकिन इसमें गाड़ी नहीं होती, पेड़ नहीं होते, घर नहीं होता और पानी भी नहीं होता। केवल क्षेत्र की पहचान के लिए ये सारी चीज़ें शो की जाती हैं, इसलिए सही उत्तर है मानचित्र। तो ये था पाठ का अंतिम प्रश्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।